Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Professor Noman Akhtar. Dear students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 5, in which we discuss about solids and fluids dynamics. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने सॉलिड्स को और फ्लूइड्स को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो पहले हम पहला पोर्शन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पहला पोर्शन सॉलिड्स का है जी। स्टूडेंट्स देखें, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पे, यानी सॉलिड्स जितनी भी तरह के हैं हमने उनको कैटेगराइज करना है, उनको क्लासिफाई करना है कि सॉलिड्स की टोटल कितनी टाइप्स होंगी। तो देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में आपके सामने लिखा है कि एक जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं और एक पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं। तो आप देखें, इंट्रोडक्शन में मैंने आपके सामने लिखा है कि द नेचर ऑफ द सॉलिड कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सॉलिड्स की, ये किस बेस पे कर रहे हैं, तो ये हम कैटेगराइज करते हैं जो भी सॉलिड है उसके अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उन छोटे पार्टिकल्स की बेस पे कि वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हैं, उनकी अरेंजमेंट की बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है, इसकी बेस पे अगर हम टोटल टाइप्स की बात करें तो 3 होंगे आपके पास सॉलिड की टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो देखें, सबसे पहले मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका एक ख़ास रिदम पाया जाता है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो बड़ी प्रॉपर वे में होती है, बड़ी रेगुलर पैटर्न रखती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्ड जो है ना, ये आपने देखा है क्रिस्टलाइन जो है, इसी इसी की बेस पे ना हम क्रिस्टल भी कहते हैं। तो क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो बड़े रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं जी, एक उनमें अरे पाया जाता है। जिस तरह सामने आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है कि एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे उनमें स्पेस जो है कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं है, बल्कि सारे के सारे एटम जो हैं वो बड़ी तरतीब के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है जी। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ कांस्टेंट पैटर्न थ्रू आउट द क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल के अंदर आप इनके मॉलिक्यूल्स की अगर अरेंजमेंट को देखें तो वो एक कांस्टेंट पैटर्न रखती है, एक जैसा पैटर्न रखती है। इसकी एग्जांपल्स में आपने मेटल्स लिख लेनी है। मेटल्स में भी कॉपर है, आयरन है, जिंक है और भी बहुत सारी मेटल्स, ये सारी की सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आएंगी। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में से सोडियम क्लोराइड, यानी जो आपके पास खुर्दनी नमक है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह से जो सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं जी, सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं आमतौर पे ये जो आपका वाश बेसन है, ये हो गया। इसके अलावा एक चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन इस तरह के होते हैं जी, ये सारे सिरेमिक मटेरियल के बने हुए होते हैं। ईंटें जो है ये भी सिरेमिक मटेरियल्स में आती हैं। तो सिरेमिक्स में से ये जो जिरकोनिया है, इसमें ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी एग्जांपल्स में आपने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट चीज़ लिखा है एनालिसिस टेक्निक्स, यानी कि हमने किस तरह से, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स होंगी। तो आपके सामने लिखा है कि एक्स रे टेक्निक्स कैन बी यूज टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्स रेज टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग लिखी है एटॉमिक वाइब्रेशंस, कि एटम्स वाइब्रेट्स अराउंड फिक्स पॉइंट विद द इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एज द टेम्परेचर इज राइजेस। यहाँ पे ये मिसिंग है, टेम्परेचर जब राइज हो जाएगा, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, तो उसके नतीजे में ये जो छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाता है जी। लास्ट पॉइंट इसमें आपने लिखना है मेल्टिंग पॉइंट का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक खास किस्म का मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, वेयर द स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन। यहाँ पे पहुँच के मेल्टिंग पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर है, यानी एटम्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। एटम्स जो है वो एक दूसरे के जो उनको बाउंड करने वाली कोएसिव फोर्सेस हैं, वो उनको आपका टेम्परेचर ओवरकम कर लेता है और इस तरह से आपका सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो वहाँ पे ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है जी। तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं अमॉर्फस सॉलिड्स को, जो दूसरी टाइप है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि अमॉर्फस मीन्स विदाउट शेप और स्ट्रक्चर। अमॉर्फस का मतलब होता है शेप के बगैर या स्ट्रक्चर के बगैर। तो सॉलिड्स विद एन इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, के वो सॉलिड्स जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाया जाता, इरेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है मॉलिक्यूल्स का
या एटम्स का, तो ऐसे सॉलिड्स जो हैं ये अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, नो रेगुलर अरेंजमेंट एज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जिस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक खास किस्म का पैटर्न पाया जा रहा था, वैसा अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर नहीं पाया जाता। इसकी एग्जांपल में ऑर्डिनरी गिलास, जो आम शीशा है, इसको आप लिख सकते हैं। अगर हम इस आम शीशा को हीट अप करना शुरू कर दें और हम इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, तो उस टाइम पे जाके ऑर्डिनरी गिलास जो है वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू कर देता है, और उसके बाद आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप उसको एक शेप दे सकते हैं। यानी ऑर्डिनरी गिलास, एक आम शीशा जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स में आएगा, और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जिसमें कहीं पे स्पेस दो एटम्स के दरमियान कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो इस तरह से ये रैंडमली इनके अंदर रैंडमनेस पाई जा रही है, इसमें किसी किस्म का कोई आर्डर नहीं पाया जा रहा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई खास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। सॉफ्टनिंग ग्रेजुअली व्हेन हीटेड, यानी जैसे जैसे आप इसको हीट अप करना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे आपके पास जो है ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो इनका कोई खास किस्म का मेल्टिंग पॉइंट नहीं है जिस पे जाके सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होगा। तीसरी टाइप है आपके पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। सबसे पहले डेफिनेशन देखें कि सॉलिड्स विद पार्शियल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, यानी ये वो सॉलिड्स हैं जिनमें पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है आधा आधा, आधी आधी रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। मतलब ये है कि एटम्स या मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा ऑर्डर्ड भी नहीं होते कि हम कहें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये इतने ज़्यादा डिसऑर्डर भी उनमें नहीं पाया जाता, रैंडमनेस भी नहीं पाई जाती कि हम उनको कहें कि ये अमॉर्फस सॉलिड में आएगी। यानी कि दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। स्ट्रक्चर में लिखा है कि पार्शियली क्रिस्टलाइन, ये हाफ क्रिस्टलाइन होते हैं। पार्शियली क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं आप, पुअरली क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं। तो दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ये ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान में एक कैटेगरी है, यानी कि ये ना तो क्रिस्टलाइन में आएंगे ना अमॉर्फस में आएंगे। तो ये एक तीसरी टाइप है आपके पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। इसकी एग्जांपल में प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन वगैरह, ये जितने भी आपके पास प्लास्टिक के मटेरियल है, रबर है, इसमें नेचुरल रबर भी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो शॉपिंग बैग होते हैं आपके, पॉलीस्टाइरीन है या नायलॉन है, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स में आएंगी। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन, वेयर सिंपली वेयर सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन इनटू अ लॉन्ग चेन्स और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब इनके अंदर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें एक चेन बनते हैं। जिस तरह ये आप देखें नेचुरल रबर जो था ना, उसका आप देख सकते हैं ये चेन है जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन पे कंसिस्ट करता है, यानी कि इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में उनकी बॉन्डिंग होती है, और इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं जी। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उसमें लो स्पेसिफिक ग्रेविटी विद गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो मौजूद होती है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन कंबाइंड विद एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब इसमें केमिकली अगर देखा जाए इसकी कंपोजिशन को, इसकी बनावट को, तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोकार्बन, जिस तरह पहले बताया कि मेन जो इसका एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जी। ठीक है जी। नीचे लिखा है जी कि नेचुरल रबर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद द जनरल फार्मूला C5H8, और ब्रैकेट के बाद ये एन कोई भी नंबर है, इंटीजर है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, वो कोई भी हो सकता है। तो ये जी आपसे MCQ में डिमांड किया जाता है, नेचुरल रबर का फार्मूला जो है ना वो MCQ में पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात। तो अगर हम समराइज़ करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में एक तो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिटेल के साथ पढ़ा है, फिर आपने अमॉर्फस सॉलिड्स को देखा है, और तीसरे नंबर पे पॉलीमेरिक सॉलिड्स को देखा है। तो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या दो में डिफरेंस पूछा जा सकता है। आपने इस क्वेश्चन को मेन इस पे फोकस करना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपने तीनों को प्रिपेयर करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी, अमॉर्फस सॉलिड्स को भी, और पॉलीमेरिक सॉलिड्स को भी। तो ये था डियर हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।